मैं अतुल लोहिया। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग। जी। जी। अब आप लोग अपने ऑडियो बंद कर लेंगे। मैं जी आ, थोड़ा सा जो आज मैं कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करूंगा, ये जो लोग पबेड ऑप्शनल वाले नहीं हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। और कुछ पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल, चूँकि पहले तो यही प्रोग्राम था कि ये क्लास पबेड ऑप्शनल वालों के लिए ही होनी है। बाद में फिर हुआ कि नहीं, सबके लिए रहे, तो मिक्स करूंगा मैं। और पवेड ऑप्शनल वालों के लिए अलग से भी फिर आज मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, चूँकि मिक्स करना है चीज़ें। तो जो पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए फिर आगे हम लोग और क्लास रख लेंगे जैसी ज़रूरत होगी। कॉमन चीज़ें चूँकि ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ कई और लोग भी क्लास ले चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं भी चर्चा कर लूँगा उस पर, चूँकि आर कुमार सर ने कहा कि मैं भी कुछ बात कर लूँ आपसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, और पवेड, तो हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। जब से रिजल्ट आप लोगों का आया है और यहाँ आस्था में मॉक शुरू हुए हैं, तो पहले दिन से मैं मॉक पैनल में शामिल रहा हूँ। अब तक लगभग मुझे लग रहा है कि जिस मॉक पैनल में मैं था तो 500 लोगों के मॉक तो अब तक हम लोग कर चुके हैं। तो मेरे जो अनुभव रहे हैं इन 500 लोगों के मॉक लेने के बाद, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कॉमन चीज़ें मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग जान भी रहे हों, लेकिन अब मेरी भी आपका सीनियर होने के नाते ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि अपने उन एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैं भी कुछ आपसे चर्चाएं करूं, कि अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जान रहे हैं तो आप जान लें। शुरुआत में वहीं से करूंगा, और तब फिर मैं जो टॉपिक हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए उनकी बात करूंगा। तो आप लोगों को लास्ट में जो भी प्रश्न होंगे, सो लास्ट में हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब दे सकूं आपको। फिर भी आपके मन में जो प्रश्न रहेंगे तो लास्ट में फिर हम उन पर चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखेंगे, ये रहेंगे आपके पास चीज़ें, तो आप आगे भी इनको यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हमारा टॉपिक तो जान ही रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। कुछ स्लाइड्स मैंने तैयार की हैं, क्या महत्व होता है इंटरव्यू का, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट भी थे मेरे पास, लेकिन यहाँ केवल हमें बीपीएससी की बात करनी है, तो वही चीज़ें मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 900 नंबर का मेंस और 120 नंबर का इंटरव्यू, तो कुल 1020 नंबर का एग्ज़ाम आप लोगों का। 1020 में 120 नंबर का इंटरव्यू, मतलब लगभग 10% का रोल है इंटरव्यू का। और वैसे देखा जाए तो लगभग 3800 जो रिजल्ट है आपका, उसमें से 1600 लोगों को पास होना है। तो इस लिहाज से अब देखें तो अब इंटरव्यू की भूमिका 50% से ज़्यादा है। 3800 में से 1600 लोगों को पास होना है, तो अब भूमिका है 50% से ज़्यादा। ओवरऑल 10%, लेकिन वर्तमान स्थिति अब जो है आप लोगों की, तो 50% से ज़्यादा भूमिका है। मतलब जो भी समय है आपके पास, महीने 2 महीने का, लगभग 1 महीने का समय हो गया। और कई बार मुझे बड़ा दुख हुआ मॉक में कि 20 दिन 25 दिन रिजल्ट आए हुए हो गए, लेकिन उसके बाद कई लोगों की तैयारी तो अभी भी लगभग जीरो थी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस के भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे लोग। तो कई बार मुझे लग रहा था कि इतना कैसे आप लोग लेजी हो सकते हैं या नॉन सीरियस हो सकते हैं कि रिजल्ट आए हुए 15 दिन 20 दिन का समय हो गया है, आपने अपनी हॉबी तैयार नहीं की है, अपना बायोडाटा तैयार नहीं किया है, ऑप्शनल कुछ भी तैयार नहीं है। अभी भी बहुत समय है।
तो हल्के में तो नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि अब 50% से ज़्यादा रोल है इंटरव्यू का। पर्पस ऑफ इंटरव्यू, हो सकता चर्चाएं हुई होंगी आप लोगों से पहले भी, लेकिन मैंने कहा मुझे भी लगा कि मेरी ड्यूटी है कि संक्षेप में कुछ बातें आपसे चर्चा करूं। इंटरव्यू का वास्तव में पर्पस क्या होता है? हालांकि मैंने बीपीएससी की साइट खोली, देखा पूरा 100-150 पेज का नोटिफिकेशन। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में मुझे पर्पस ऑफ इंटरव्यू कहीं नहीं दिखा। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें काफी डिटेल लिखा होता है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। इवन यूपीपीसीएस में भी 2-3 लाइन में लिखा गया है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। बीपीएससी में मुझे नहीं मिला, अगर है तो आप देखें उसे कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या है, और नहीं है तो मैं यहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस का क्या लिखा है पर्पस ऑफ इंटरव्यू वो आपके सामने लेके आया हूँ। पर्पस लगभग हर जगह वही है इंटरव्यू का, वो क्या यूपीएससी हो, क्या यूपीपीसीएस हो, और क्या बीपीएससी हो। संक्षेप में बस चर्चा करूंगा। ये चर्चा बहुत मददगार होगी आपके लिए, इसलिए कि अक्सर हम लोग मॉक में भी प्रश्न पूछ रहे थे आपसे, और मॉक में इसीलिए पूछ रहे थे कि इंटरव्यू बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाने हैं कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, या आप में ऐसे कौन से 3 गुण या 5 गुण हैं जिनकी वजह से आपको प्रशासन में शामिल किया जाए। एक अच्छे प्रशासक की क्या क्वालिटीज होती हैं। आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट, नौकरशाह बनना है आपको, या लोक सेवक बनना है। ये ऐसे कॉमन प्रश्न हैं जो अक्सर इंटरव्यू में उम्मीद की जाती है कि लगभग हर स्टूडेंट से किसी ना किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। और आप लोगों के मौके के दौरान मैं देख रहा था कि आप लोगों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या नहीं तो काम कर चुके हैं फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी है। तो वैसी स्थिति में ये बड़ा कॉमन प्रश्न है कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आपको प्रशासन में क्यों शामिल किया जाए। यहां जो यूपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने पर्पस ऑफ इंटरव्यू की चर्चा की है, आपको वो कुछ क्वालिटीज डिसाइड करने में मदद मिलेगी जो आप बता पाएं कि हम में ये क्वालिटीज हैं, इसलिए हमें भर्ती किया जाए प्रशासन में, या इसलिए हम आना चाहते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो कुछ बातें हैं यहाँ, ये मुझे इंग्लिश में मैं नहीं कर पाया, हिंदी में है, उतना समय फिर नहीं मिल पाया मुझे। कुछ बातें यहाँ तेजी से एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार जरूर इन शब्दों पे आप ध्यान दें, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड के द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा। आप लोगों के यहाँ पता लगा मुझे कि नहीं होगा उन बायोडेटा आप लोगों का, तो नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी में होता है बायोडेटा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर्पज बताना है, कुछ चीज़ें जो अंतर हैं वो आप उतना समझ सकते हैं उनको। देखिए, सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, सामान्य रुचि जनरल इंटरेस्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जागरूकता, रुचि, ये एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इंटरव्यू का। मैं मॉक में स्पेशली आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं तो करंट अफेयर्स डेली का न्यूज़पेपर है, हमारे आस पड़ोस की चारों तरफ की जो घटनाएं हैं वो बिहार से जुड़ी घटनाएं हों, वो राज्य से देश से जुड़ी घटनाएं हैं, इंटरनेशनल में हॉबी के प्रश्न या और सेक्शन भी जो प्रशासन से जुड़े हैं, संविधान से। तो सबसे पहली बात ही यही लिखी है कि सामान्य रुचि की बातों से प्रश्न होने, जनरल इंटरेस्ट। हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ क्या घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट ही हम इसको कहते हैं। तो दूसरी बात देखिए, व्यक्तित्व की दृष्टि से आप उपयुक्त हैं या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हमेशा आपको कहा जा रहा है कि आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है।
प्रीलिम्स में, मेंस में आपके नॉलेज की परीक्षा, उसकी जांच हो चुकी है। अब यहां आपकी पर्सनैलिटी की जांच होनी है, जहां फेस टू फेस आमने सामने बैठना है, 15-17 मिनट का इंटरव्यू, और उसमें अब आपकी पर्सनैलिटी को जांचने की कोशिश होनी है। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, मानसिक क्षमता, उसको जांचने के उद्देश्य से की जाती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग, या और इस तरह के जो एक प्रशासक के जरूरी गुण होते हैं, आगे हम बात करेंगे आपसे, उनको जांचने के उद्देश्य से ये परीक्षा होती है। देखिए आप कितनी जरूरी बात लिखी है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करता है। अगेन देखिए आप कि बौद्धिक लक्षण, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, उसके साथ साथ सामाजिक लक्षण और सामाजिक घटनाओं में रुचि, जो भी सोशल इवेंट्स, सामाजिक आर्थिक घटनाएं हो रही हैं हमारे चारों तरफ, उनमें रुचि आपकी कितनी है, जानकारी कितनी है, उसका मूल्यांकन एक सफल प्रशासक का बहुत जरूरी गुण माना गया है। उदार जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हमारे आस पड़ोस में, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, उनको जानने, उनको सीखने की क्षमता कितनी है। मैं इससे जुड़ी कई यूनिक चीजें लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो बहुत मददगार होंगी आपको ये जानने में कि इंटरव्यू के लिए आपको वास्तव में किन किन बातों पर ध्यान रखना है, क्या चीजें तैयार करनी है, और कैसे एक प्रशासन में आपको शामिल किया जाए तो आपको मजबूत तर्क के साथ अपनी बात वहां रखनी है। रटी रटाई 2-4 बातें नहीं। हर आदमी कह रहा था क्यों इस सिविल सेवा में आना चाहते हैं, विविधता है, कार्य की विविधता है। और जब मैं पूछ रहा था विविधता का मतलब क्या है, तो 0। अरे अगर आपने ये रट लिया है कि कार्य की विविधता है, तो एटलीस्ट कम से कम एसडीएम के 5-10 काम भी रट लिए होते, तो वो भी पता नहीं है, बस कार्य की विविधता है इसलिए आना है हमें, डायवर्सिटी। अच्छी बात है, एक दिया जाता है ये तर्क, लेकिन फिर वो डायवर्सिटी का मतलब भी तो पता हो, कि बस एक डायवर्सिटी वर्ड रट लिया है, विविधता, और हो गया उससे पूरा काम आपका। तो सामाजिक लक्षणों, सामाजिक घटनाओं में रुचि का मूल्यांकन करना है। कुछ और बातें लिखी हैं, देखिए महत्वपूर्ण गुण हैं ये लिखे हैं यहां। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, मेंटल अवेयरनेस कितनी है आपकी, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता कितनी है आप में, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, कितना क्लियर विजन है आपका, नहीं है, संतुलित निर्णय की शक्ति, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बहुत जरूरी गुण है लोक सेवक का, आपको जरूरी है कि ये गुण बताना चाहिए। 2011 में जब यूपीएससी में सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब यूपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू डीडी न्यूज पे आया था, पूछा गया यूपीएससी के चेयरमैन से कि बताइए आप इंटरव्यू के दौरान एक एस्पिरेंट में किन गुणों को देखते हैं। और सबसे पहला गुण जो उन्होंने बताया था वो था डिसीजन मेकिंग, निर्णयन क्षमता। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में जोड़ा गया था डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, और यूपीएससी के चेयरमैन का कहना था कि सबसे पहला गुण हम प्रत्याशी में यही देखते हैं कि उसमें निर्णयन क्षमता या डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया कि केवल डिसीजन मेकिंग नहीं, बल्कि क्विक डिसीजन मेकिंग, और बात को आगे बढ़ाया कि केवल क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं, बल्कि राइट डिसीजन मेकिंग। आप जिन पदों पे जाएंगे प्रशासन में, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीवाईएसपी हो, या और जो पद हैं, अक्सर आपके सामने ऐसी स्थितियां बननी हैं, रोज
और विशेष परिस्थितियों भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां जहां आपके इस एक गुण की सबसे ज्यादा परख होनी है कि आप में डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं, क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप अपने कुछ हमें 2-3 प्रमुख गुण बताएं जिसकी वजह से आपको प्रशासन में भर्ती किया जाए, तो एक सबसे जरूरी गुण माना गया है डिसीजन मेकिंग, क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग। कैसे आप में ये गुण है, आप खुद सोचें, विचार करें। अक्सर आपने अभी भी ऐसा किया, स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं, तो अक्सर उनकी कंपनी, उनके संगठन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई हैं। नई भी नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार में अक्सर ऐसी दिक्कतें, समस्याएं आती हैं। कोई बीमार हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में कुछ हो, तब कि कैसे पता लगा कि आप में ये डिसीजन मेकिंग पावर है। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सोचें, कोई एग्जाम्पल जरूर आपको मिलेगा। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं करता है, बस बात वही है कि कितना वो क्विक और राइट कर पाता है और कितना नहीं कर पाता है। लिखा है स्पेशली यहां कि संतुलित निर्णयन की शक्ति, लिखा है उसमें कि रुचि की विविधता, कितने इंटरेस्ट आपके डाइवर्सिफाई कितने हैं आप, तो इसीलिए हॉबी भी आपसे पूछी जा रही है, इसीलिए नेशनल इश्यूज भी, इंटरनेशनल इश्यूज भी, गेम्स भी और बाकी सारी चीजें। तो एक जरूरी गुण है ये रुचि की विविधता। यही आप बताते हैं कि हमें क्यों आना है सिविल सेवा में, कि डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत ज्यादा है कामों की। हाँ, उस विविधता को जान और लीजिए कि क्या क्या विविधताएं हैं, क्या क्या काम करने होते हैं हमें, क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां आती हैं, हमें उन चुनौतियों से निपटने में मजा आता है, वो क्वालिटी हमें है। नेतृत्व तो सामाजिक संगठन की योग्यता, देखिए लीडरशिप क्वालिटी, सामाजिक संगठन की योग्यता, सबको साथ लेके चलने की क्षमता, टीम वर्क, इस तरह के कुछ गुण बताइए आप। कई लोग कह रहे थे हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत सत्यनिष्ठ हैं। अच्छी बात है, ये गुण भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है, ईमानदारी का मतलब क्या है, नहीं पता। हमने पूछा कैसे पता लगा कि आप सत्यनिष्ठ ईमानदार हैं, तो नहीं पता। हम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी, हम में अकाउंटेबिलिटी की क्वालिटी है। जो हमने पूछा कि क्या अंतर है दोनों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में, तो नहीं पता। तो अगर आप इस तरह के भारी भरकम शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सबसे पहले उनके मतलब जान लीजिए। थोड़ा सा चिंतन करके, विचार करके देखिए कि कैसे आप अपने इस गुण को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए कैसे पता लगा कि आप में ये क्वालिटी है, ये गुण है, तो आप उसे जस्टिफाई कर पाए। सबसे पहले तो उन शब्दों के मतलब ही पता हो आपको। और सारे गुण यहां देखिए आप लिखे हैं। मैंने खूब प्रयास किया कि शायद बीपीएससी में भी ऐसा लिखा हो कि पर्पज ऑफ इंटरव्यू, मुझे नहीं मिला, हो सकता मैं नहीं खोज पाया, आप लोगों को हो पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस का बता रहा हूं, और पर्पज हर जगह वही है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी जो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं उनका जवाब देने में। नैतिक ईमानदारी, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, इन सारे गुणों की जांच की जानी है जो 15-17 मिनट का इंटरव्यू होना है। एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ना हो ऐसा कि साक्षात्कार में क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं होगी, प्रति परीक्षण की प्रणाली नहीं होगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत रेयर है कि होता है, हमने आपसे प्रश्न दिया, आपने जवाब दिया, पता है नहीं पता, आपने सॉरी बोला, सही गलत जो भी बोला वो, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें। वो चुपचाप हम सुन लेंगे और उसके बाद क्या नंबर देना है नहीं देना है डिसाइड होगा। तो बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, क्लियर लिखा हुआ है। स्वाभाविक वार्तालाप, एक जो नेचुरल डिस्कशन होता है, बस वो मोड होता है। तो इसलिए डरने घबराने की भी जरूरत नहीं है आपको। आता है तो जवाब दें, नहीं आता है तो सॉरी बोलें। रोज बताया जा रहा है आपको मॉक में कि भैया आप विकिपीडिया नहीं हो सकते, हर प्रश्न का जवाब आप जानते हो, जरूरी नहीं है। और वास्तव में बार बार कि आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट नाम ही है कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और पर्सनालिटी के किन गुणों का टेस्ट है वो क्लियर लिखे गए हैं सब। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको इंटरव्यू की तैयारी करते समय।
देखिए लिखा है यूपीएससी ने, साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो जाती है। तो ये तो प्रीलिम्स में और मेंस में हो गया है काम। यहां उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इवन शैक्षणिक विषय जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, बहुत पुराना हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड, 5 साल 10 साल हो गए आपको ग्रेजुएशन किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, तो वहां सॉरी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मॉक में देख रहे हैं कि 10 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके बाद या और समय हो गया तो, लेकिन रिसेंटली आपने अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तो फिर आपके वो उस बैकग्राउंड से भी प्रश्न होने हैं। लिखा है कि शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हो आप, आपका जो ऑप्शनल है जानकारी होनी चाहिए आपको। बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें, देखिए क्लियर लिखा है, उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं। क्लियर ये लाइन लिखी है यूपीएससी ने पर्पस ऑफ इंटरव्यू में कि आपका एकेडमिक्स तैयार होना चाहिए। हाँ बहुत पुराना है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर नया है आपका ऑप्शनल तैयार होना चाहिए, उन घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए जो आपके चारों ओर राज्य में, देश के बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि लें। ओवरऑल जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट कहते हैं, उन सब में आपका कितना इंटरेस्ट, क्या रुचि है, जो कि किसी सुशिक्षित युवा से उम्मीद की जाती है और जो उसमें क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा पैदा करती है। तो ये मैंने बताया कि सबसे जरूरी गुण है, लिखा है देखिए जिज्ञासा। सफल प्रशासक का एक सबसे जरूरी गुण माना गया है उदार जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एक गुण मैंने और बताया आपको, डिसीजन मेकिंग, क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग। और उसी आधार पर इंटरव्यू के प्रश्न डिसाइड होते हैं, किस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर बातें, ढंग से अगर इसको हमने पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको, मेरा मानना है कि 50% से ज्यादा काम तो यही हो जाता है कि ये पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्या है, अगर आपने इसको सही तरीके से देखा और समझाया तो। एक लोक सेवक के गुण आपको पता है, प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं आप पता है, और आपको क्या पढ़ना है इंटरव्यू के लिए वो आपको पता है, सब यहां लिखा गया है। ये यूपीएससी की बात थी। थोड़ा सा देखिए बस 2 मिनट में, छोटा सा लिखा है यूपीपीएससी, 2 लाइनें लिखी हैं, बातें वही है। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, अगेन देखिए आप, फिर वही बात, यहां भी वही है, जिज्ञासा, जागरूकता, क्यूरियोसिटी, जो हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, जो करंट डेवलपमेंट है, नई नई खोजें हैं, उनके प्रति आप कितने जानकार हैं। बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व, सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता, वही बातें यहां लिख दी गई हैं। फिर ये यूपीपीसीएस का है, बातें वही हैं। या इंग्लिश में भी है, जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन पावर, पर्सनैलिटी एंड जनरल सुटेबिलिटी फॉर द सर्विस। ये पर्पस लिखे गए हैं इंटरव्यू के यूपीएससी और यूपी में, और बातें कॉमन है। यहां 2 लाइन 3 लाइन में लिख दिया है, यूपीएससी ने बड़ा डिटेल बता दिया। बीपीएससी में मुझे बस इतना मिला कि 120 अंकों का इंटरव्यू होगा, 900 अंक की मुख्य परीक्षा में जोड़े जाएंगे और फिर जो, तो ये तो बीपीएससी मुझे बस ये मिला था। बहुत जरूरी और एक बात उसी पर्पस ऑफ इंटरव्यू से जुड़ी हुई है, जो आपको जानना चाहिए, बहुत मदद मिलेगी आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने में। नाम दिया है मैंने इस टॉपिक को 21वीं शताब्दी की सिविल सेवा उत्कृष्टता की संस्कृति का सृजन। कैसे हम सिविल सर्विस को एक्सीलेंट बनाए, क्या वर्क कल्चर हो 21st सेंचुरी में। यहां से आपको बहुत मदद मिलने वाली है कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, एक सफल प्रशासक के गुण क्या हैं, या आप में वो कौन से गुण मौजूद हैं कि आपको प्रशासन में शामिल किया जाए।
बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे देश हमारे राज्य के लिए भी ये कॉन्सेप्ट उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यूनाइटेड किंगडम के कैबिनेट सेक्रेटरी मंत्रिमंडल सचिव थे सर गसो डोनेल। 2006 में 6 जून 2006 को उनका एक स्पीच हुई थी, भाषण हुआ था, पब्लिक सर्विस रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। जो जरूरी बातें इन्होंने कही थी वो सारी बातें आपके लिए भी उतनी ही, हम सबके लिए वो बातें उतनी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश सिस्टम है वही हमारे देश में भी लागू है। तो इसलिए ब्रिटेन की तो जो भी बातें, व्यवस्थाएं हैं वो सब हमारे लिए उसी रूप में उतनी उपयोगी, उतनी महत्वपूर्ण है। तो मैं लेके आया हूं ये 2-3 स्लाइड्स यहां आपके लिए, जो बहुत मददगार होंगी आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे सर गसो डोनेल, उनका कहना था कि देखिए, सबसे अधिक मैं प्रत्येक सिविल सेवक को अपने सहयोगियों में सबसे बढ़िया सिविल सेवक बनने की चुनौती देना चाहता हूं। सबसे बढ़िया सिविल सेवक कैसे बनेंगे? ये तो चलिए नौकरी में जाने के बाद होगा। हम तो पहले ही बता रहे कि अगर पहले से ही आप इन चीजों के लिए तैयार हैं, इस तरह के जवाब देते हैं, तो नौकरी में शामिल होने के लिए भी आपके लिए उतने मददगार हैं, और उसके बाद तो आगे भी फिर अपने सर्विस में ये सारे काम करें तो वेल एंड गुड। 21 अप्रैल 21 अप्रैल को हमारे देश में हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जो अच्छे कार्य करने वाले सिविल सेवक होते हैं उन्हें पुरस्कृत करते हैं। तो एक बढ़िया सिविल सेवक कौन है, कैसे है, क्या गुण है, तो वही बातें। उनका कहना था कि मैं प्रत्येक सिविल सेवक को अपने सहयोगियों में सबसे बढ़िया सिविल सेवक बनने की चुनौती देना चाहता हूं। अब कैसे बनेंगे आप बढ़िया सिविल सेवक? एक बढ़िया सिविल सेवक की क्या क्वालिटीज, क्या गुण हैं, वो उन्होंने चर्चा की, और वही मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। एक बढ़िया सिविल सेवक आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। क्यों हम लकीर के फकीर बन के रहें? अक्सर आप ये भी कह रहे कि हमें समाज सेवा करनी है, अब समाज सेवा बढ़ नहीं, लेकिन वही कि इसलिए हम प्रशासन में आना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से हम अपने राज्य का कल्याण कर पाएंगे, लोगों का कल्याण कर पाएंगे। तो अगर कल्याण करना है, सेवा करना है, तो फिर नेचुरल सी बात है कि उपलब्धियां भी वैसी होनी चाहिए, आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हों। इस बात की जरूरत है कि हम अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के सभी पहलुओं को टॉप लेवल पे या सर्वोच्च स्तर पे ले जाएं। जो भी काम करें पूरे परफेक्शन के साथ करें, तब एक बढ़िया सिविल सेवक बन पाएंगे। कैसे? 6-7 बातें उन्होंने बताई। फिर आपको यहां से अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि क्यों आपको प्रशासन में आना है, सफल प्रशासक के गुण क्या हैं, आप अपने क्वालिटीज, अपने गुण बताइए। इन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको। वो पीछे भी हमने जो पर्पस बताया यूपीएससी का, उसमें भी बहुत सारे गुण बताए। यहाँ देखिए, आप लिखा है इन्होंने, इन सारी बातें हैं इसमें। आप अपने पसंद के 2-3-4 गुण इसमें से निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्यों आपको प्रशासन में शामिल किया जाए। बताए कुछ उन्होंने गुण। कैसे बढ़िया सिविल सेवक बनेंगे? तो उन्होंने कहा इसके लिए कल्पना करने की आवश्यकता है। एक बात, एक ऐसी सिविल सेवा की कल्पना करें जिसकी कद्र मंत्रियों के द्वारा की जाती हो। जो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, वो सिविल सर्वेंट की
कद्र करते हों, उस पर भरोसा करते हों, इज्जत सम्मान देते हों। कब होगा ऐसा? जिसे संबंधित निकायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से विशेषज्ञतापूर्ण वस्तुनिष्ठ नीतिगत सलाह का स्रोत स्वीकार किया गया हो। वस्तुनिष्ठ सलाह, ऑब्जेक्टिविटी, एक बहुत जरूरी गुण होता है सिविल सेवक का। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पे आपको काम नहीं करना है। जो एक वास्तव में सही और वस्तुनिष्ठ सलाह है वो देना होती है मंत्रियों को, राजनेताओं को। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता एक बहुत जरूरी गुण है। ऐसा होगा तो राजनीति भी आप पे भरोसा करेगी। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। किसी राजनीतिक दल, उसकी विचारधारा से अपने आप को जोड़ें नहीं, सबके साथ समान दूरी बनाए रखें। दूसरा आप देखिए तो ऐसी सिविल सेवा की कल्पना करें जो दिन प्रतिदिन बार बार भागीदारिता में विश्व स्तर की ग्राहक केंद्रित सेवाएं मुहैया कराती हो। पीपुल्स पार्टिसिपेशन, प्रशासन में जनता की भागीदारी। आजकल आप देखेंगे जब से एलपीजी की नीतियां आई उसके बाद सिटीजन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। जन सशक्तिकरण, लोगों को इतना ताकतवर बना दें कि वो सीधे प्रशासन को कंट्रोल करें। आप देख रहे हैं, आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए मॉक में, बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट है, राइट टू पब्लिक सर्विस क्या है? जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कानून है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम क्या है? आरटीआई कानून है, उसमें कैसे आप कॉल सेंटर के थ्रू भी आरटीआई लगा सकते हैं। तो सारे क्यों? क्योंकि हमें प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जनता की समस्याओं का समाधान करना है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन, टीम वर्क दूसरा गुण लिखा है। तीसरा देखिए, ऐसी सिविल सेवा की कल्पना करें जो परिवर्तन के सर्वोत्तम उदाहरणों से जो कहीं भी पाए जाएं सीखने के लिए उत्सुक हो। बार बार आप देखेंगे अवेयरनेस, जिज्ञासा, जागरूकता। फिर यहां लिखा है कि परिवर्तन के सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखने के लिए उत्सुक हों। जो भी नया मिल रहा है आप तुरंत उसको सीख लें। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें, अप टू डेट रखें अपने आप को। एक सफल प्रशासक का बहुत जरूरी गुण होता है यह। आप बताइए कि हम में यह क्षमता है? जो भी नया होता है प्रशासन में हो या और दूसरे सेक्टर्स में हो, मेरी इच्छा होती है मैं उसे जानूं। और केवल जानना नहीं है, जो कुछ भी सीखें उसे विश्वास और निपुणता से लागू भी करें। तो जो भी ये नई चीजें आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे जो भी आप काम कर रहे हैं उन्हें लागू करने की भी कोशिश करें। तो केवल ज्ञान किताबी बन के ना रह जाए, बल्कि व्यवहार में उस किताबी ज्ञान को इंप्लीमेंट भी किया जाए। तीसरा जरूरी गुण, और ये गुण तो जो आप एकदम शुरुआत से देख रहे हैं, जिज्ञासा, जागरूकता, अवेयरनेस। चौथा देखिए, ऐसी सिविल सेवा की कल्पना करें जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र से सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करती हो। ये चलिए ओवरऑल है, ये आपको नहीं बताना है अपना गुण, लेकिन एक सिविल सेवा का ये भी गुण है, सर्वोत्तम प्रतिभा समाज की। अभी भी 3800 में से नेचुरल सी बात है, उन्हीं 1600 को चुना जाना है जो सबसे ज्यादा योग्य हैं उन 3800। अगला देखिए, और 2-3 गुण लिखे हैं। सिविल सेवा पर यह भरोसा किया जाता हो कि वो ईमानदार हो, वस्तुनिष्ठ हो, ये पीछे भी आ गया, निष्पक्ष हो, और वह प्रामाणिकता से कार्य करे। तो ईमानदारी का गुण है, प्रोबिटी। वस्तुनिष्ठता मैंने पीछे ही बताया, ऑब्जेक्टिविटी, किसी पूर्वाग्रह में नहीं बंधना है। इम्पार्शियल होके काम करना है, निष्पक्ष। जो भी कार्य कर रहे हैं नियम कानूनों के दायरे में रह के करना है। हर कार्य के पीछे उपयुक्त कारण या तर्क होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए हर काम की, प्रामाणिकता। देखिए सारे गुण लिखे हुए हैं प्रशासन के, ईमानदारी,
निष्पक्षता, प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठा, पीछे भी आ गई है बात। उन्हें अगला देखें, उन्हें अपने कार्य के प्रति गर्व और उत्साह हो, तो एंथुजियाज्म हो। कई लोगों को मॉक में देखा गया इतने डल, इतने सोते हुए मॉक दे रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि। तो एक जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अभी तो आप लोगों की एज भी क्या है, 25, 30, 28 और उससे भी कम। तो जोश, एक उत्साह के साथ काम करना है। आप सर्विस करने जा रहे हैं, जॉब करने नहीं जा रहे। मैंने बताया कई लोगों को मॉक में कि जॉब नहीं, सर्विस करने जा रहे हैं। आप याद रखिए, सिविल सर्विस नाम ही है लोगों की सेवा। वो प्राइवेट कंपनी वाली जॉब नहीं है, 9 से 6 वाली कि वह 8 घंटे ऑफिस में ड्यूटी की, बदले में तनख्वाह मिली, काम पूरा हो गया। आप सर्विस करने जा रहे हैं, सिविल सर्विस है ये। जब तक पूरा डेडिकेशन नहीं होगा आपका, जब तक पूरा समर्पण, कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक आप लोगों की भलाई नहीं कर पाएंगे। सरकार की जो नीतियां, नियम, कानून है, सही ढंग से उनको लागू नहीं कर पाएंगे आप। तो जोश और उत्साह होना चाहिए और वे कार्य को उस अपेक्षित गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो 21वीं शताब्दी में जरूरी है। तो फास्ट होना जरूरी है। प्रशासन का एक कमी मानी जाती है हम लोगों के देश में, रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही, समय पे कार्यों का संपन्न नहीं होना। तो यहां बात की गई, आज 21वीं सदी है, रोबोट का जमाना है। आपके कामों में भी वो गति चाहिए है। सिंगल विंडो सिस्टम जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं हम लोगों के देश में, जहां फास्ट हम काम कर पाएं, सर्विस डिलीवरी को हम जितना तेजी से हो सके संभव कर संपन्न कर पाएं। और प्लस लास्ट पॉइंट देखें कि सिविल सेवा के प्रत्येक भाग को उन लोगों का जिनकी हम सेवा करते हैं विश्वास और आदर प्राप्त होगा। तो ये भी अभी फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो जब आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो नेचुरल सी बात है, लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपको विश्वास होगा आपके ऊपर, आपको इज्जत सम्मान होगा। तो 1-2 पॉइंट हटा दें इसमें से, ये हटा दें सर्वोत्तम प्रतिभा, एक ये लास्ट वाला हटा दें, तो बाकी देखिए कितने सारे गुणों की बात की गई है जो एक बढ़िया सिविल सेवक में होने चाहिए। आप 2, 3, 4 निकाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। सारे लोगों को एक जैसा भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे इसमें गुण हम बता रहे हैं, 3-4 अपने अकॉर्डिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि भाई सबसे जरूरी गुण है, हर आदमी बोल सकता है। और कई सारे गुण देख रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लग रहे हैं, 3-4 गुण निकालें, उनके मतलब जानें और बताएं उनको। और थोड़ा सा इसी में बता रहा हूं, ब्रिटेन की ही और एक कमेटी है, नोलन कमेटी है। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस लाइफ के लिए बनी थी। उसने 7 जरूरी गुण बताए हैं, इनको आप दिमाग में रख सकते हैं। हमारे देश में भी इन 7 गुणों की उतनी ही अपेक्षा की जाती है। सेकेंड ARC या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी नोलन कमेटी का ही कॉन्टेक्स्ट लेते हुए इन गुणों की हमारे देश में भी बात की है। सेकेंड ARC या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नाम आपने सुना होगा, 2005 से 9 के बीच में हमारे देश में बना था। नोलन कमेटी के संदर्भ में उसने भी हमारे देश में इन 7 गुणों की बात की जो नोलन कमेटी के थे। ये बहुत जरूरी गुण है जो एक सिविल सेवक में हम अपेक्षा करते हैं वर्तमान समय में। इन गुणों को आप बता सकते हैं। निस्वार्थ निष्ठा है, सत्य निष्ठा है, वस्तु निष्ठा है, जवाबदेही है, निष्कपटता है, ईमानदारी है, नेतृत्व है। मैंने इनकी व्याख्याएं भी की हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा। निस्वार्थ निष्ठा सेल्फलेसनेस है, मतलब भी 2 लाइन में लिख दिया है मैंने कि आपको ताकि पता भी रहे कि होता क्या है ये, तो केवल वो एक शब्द याद नहीं करना है। सेल्फलेसनेस या निस्वार्थ निष्ठा, उसका मतलब भी 2 लाइन में जानना है कि है क्या चीज वो। तो लिखे हैं, 7 की व्याख्या है, अभी आप लोग देख लेंगे। एक सेल्फलेसनेस गुण है, इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा एक गुण है, आप इनमें से चूज कर लीजिए। वस्तुनिष्ठा ऑब्जेक्टिविटी गुण है, ज्यादातर तो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो एक सफल प्रशासक के जो कुछ कॉमन गुण है तो हर आदमी वो वही कहेगा।
कुछ एकाधिकार अंतर भी है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है, खुलापन या ओपननेस है, ईमानदारी या ऑनेस्टी है, और नेतृत्व या लीडरशिप क्वालिटी है। ये अकॉर्डिंग टू नोलन कमेटी और अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC हमारे देश का ये 7 गुण हैं। अब तक देखिए मैंने कितने सारे गुण बता दिए आपको जो एक बढ़िया सिविल सेवक के लिए जरूरी हैं, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहां से मिल गया आपको। जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं यूपीएससी ने इंटरव्यू के, जो ब्रिटेन के कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्वालिटी बताई हैं एक बढ़िया लोक सेवक की, जो नोलन कमेटी ने बताई, आप अब अपनी पसंद के अनुसार 4-5 को याद रखें, उनके मतलब जानें और थोड़ा चिंतन मनन करें, तो ताकि आप ये भी बता पाएं कि आपको कैसे पता लगा कि आप में ये क्वालिटी है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देने, घर में भी भाई 2 भाई बहनों का छोटे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमने निष्पक्षता बरती। अक्सर कहा जाता है 2 लोगों के बीच का लड़ाई झगड़ा हो, तीसरे पक्ष को विवाद सुलझाना चाहिए और तीसरा पक्ष ऐसा हो जो वही निष्पक्ष हो। कोई बहुत बड़ी बड़ी कहानियां किससे सुनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप अपने अड़ोस पड़ोस घर परिवार का कि हाँ हमें ऐसे पता लगा कि ये गुण हमें, हम कभी नहीं करते भेदभाव, कितना भी खास क्यों ना हो कोई, लेकिन हम तो जो नियम कानून है तर्क है उसके आधार पर ही काम करते हैं। हाँ कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में तो अब देखिए इन्हीं सब आधारों पे जो अब तक का मेरा अनुभव है उसके आधार पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7-8 कैटेगरी जो मैंने निकाली हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हम सिलेबस भी कह सकते हैं इंटरव्यू का, वो आप जान भी रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा मुझे लगता है कि मेरी भी ड्यूटी है कि थोड़ा मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ। जो नई बातें बता रहा हूं अच्छी बात है, जो ऑलरेडी जानते थे तो चलिए एक बार वो और पक्का हो जाएंगी बातें। तो क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तो एक तो बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर आपका बायोडाटा वहां नहीं होना है तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल तो एक बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा देखें तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, BA BSc BTech, बहुत सारे लोग तो आप लोग BTech ही हैं, तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं पूछे जाने आपसे। तीसरा देखें तो हॉबी बेस्ड प्रश्न, और ये सारी बातें निकली वहीं से हैं जो ऑब्जेक्टिव लिखे थे यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के। आप देखिए तो हॉबी बेस्ड प्रश्न है। हॉबी के बारे में जरूर अपना एक्सपीरियंस 2 लाइन में शेयर करना चाहता हूँ। ये शुरुआत जब हुई इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू 20-22 तारीख से सर आर कुमार सर ने शुरू किए, मुझे लग रहा है 10 में से 9 आदमी कह रहे थे कि उनकी हॉबी कुकिंग है, 8 आदमी तो कह ही रहे थे कि उनकी हॉबी कुकिंग है। और मैंने बोला आर कुमार सर को कि अरे मैं तो पहली बार मुझे पता लग रहा कि देश में इतने सारे लोग केवल खाना बनाना ही पसंद करते हैं। 44 साल मेरी एज हो गई, 44 ईयर, और आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतने सारे लोग केवल खाना बनाना पसंद करते हैं। सबकी इतनी कॉमन हॉबी कैसे हो सकती है? मतलब रियली बताऊं, मेरा ये फीडबैक था कि अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा होऊंगा बिहार पीसीएस के और मेरे सामने इस तरह के लोग आएंगे कुकिंग, तो मैं तो झल्ला के उनका फाड़ के फेंक दूंगा, भगा दूंगा। वो जितना चाहे योग होगा, मैं भर्ती नहीं करूंगा कि कुकिंग हॉबी है, क्योंकि लग रहा है ये ट्यूटर्ड हॉबी है, ये वास्तविक नहीं है। जानबूझ के जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, लेकिन बस ट्यूटर्ड है कि हर 10 में से 8 आदमी कुकिंग। 4 महीने कोरोना में तो हर आदमी बना रहा था खाना, इसमें कौन सा हॉबी हो गई ये कुकिंग? सब घर पे थे तो सब बना रहे थे खाना, सब मदद कर रहे थे 5 महीने से, तब वो हॉबी थोड़ी हो जाती है, तो मजबूरी है। हर दूसरा क्या मतलब, मैं बता रहा हूं 10 में से 8 आदमी कुकिंग। उसी बीच में मॉक में, मुझे नाम याद नहीं है, गर्ल थी कोई, उसने कहा कि हॉबी है क्या,
ई विंडो शॉपिंग, ई विंडो शॉपिंग। और मैंने कहा मैं बैठे और लोग जो थे इंटरव्यू बोर्ड में, मैंने कहा कि मैं इस लड़की को केवल इस आधार पर सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे इसकी हॉबी बड़ी अच्छी लगी है। मैं पक गया हूं और थक गया हूं कुकिंग कुकिंग सुनते सुनते हॉबी। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि एग्जाम में जब हमारे पास कॉपी चेक टेस्ट सीरीज जैसे होती है, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, 8 आदमी 10 आदमी वही एक जैसा रटा रटाया लिख रहे हैं कुछ भी, और कोई एक नया थोड़ा सा भी अलग से लिखता है तो एक अजीब सी खुशी होती है कि अरे चलो कुछ तो इसने कुछ ऐसा लिखा है कि जो। तो कुकिंग कुकिंग सुनते सुनते मैं इतना पक गया था और थक गया था कि जब उस लड़की ने कहा कि हॉबी है ई विंडो शॉपिंग, मैंने कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं केवल ई विंडो शॉपिंग के नाम। एक मिनट रुकेंगे। अच्छा हो गया, अच्छा ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो हॉबी में सोच रहा था कि जब मेरी क्लास हो तो मैं बताऊं आप लोगों की इस पे जरूर कि भाई। तो उसके बाद फिर देखा मैंने कि सर ने चर्चा की होगी शायद आप लोगों से, कि उसके बाद देखा कि फिर थोड़ा रेशियो कम हुआ कुकिंग वालों का। फिर लोगों ने कुछ और बड़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट हॉबीज बताना शुरू किया, तो अच्छा लगा थोड़ा सा। अदरवाइज कुकिंग सबसे ज्यादा था नंबर 1, उसके बाद डायरी राइटिंग, दूसरे नंबर पर डायरी राइटिंग था। हर दूसरा आदमी डायरी राइटिंग। हमने कहा इतना कब से लोग डायरी लिखने लगे? तो कुकिंग था और तब डायरी राइटिंग था। फिर जब पूछा गया कि डायरी राइटिंग बताओ, अभी सुशांत सिंह की डायरी का एक पेज रिया चक्रवर्ती ने दिया है मीडिया को, डायरी राइटिंग हॉबी है तो पता नहीं है कि वो कौन सा पेज है, वो क्या लिखा था उसमें। तो अगर हॉबी बता रहे तो फिर तैयार भी करें, तैयार तो करना ही है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ एकदम ऐसा नहीं हो कि भीड़ में आप खो जाएं। तो हॉबी बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। मॉक में बहुत कम लोग हमने ऐसे देखे जो ऑप्शनल जिनका बहुत अच्छे से तैयार है, वो चाहे पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल हो या अदर ऑप्शनल वाले लोग भी थे। तो कई लोगों का तर्क था कि 1 साल हो गया है मेंस जब लास्ट हुआ था, जो ये रिजल्ट आया है मेंस हुए लगभग 1 साल हो गया है, तो ऑप्शनल भूल गए। तो अब एटलीस्ट तैयार कीजिए, अभी भी 20-25 दिन हो गए आप लोगों का रिजल्ट आए हुए, और जो समय है ऑप्शनल, हर ऑप्शनल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कम से कम वो तैयार होने चाहिए। मैं चूंकि स्पेशली पब्लिक एडमिशन का टीचर हूं, तो मैं तो बात तो मुझे उसी की करनी है आज आपसे। और देखें तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैंने बताया कि सामान्य जागरूकता, तो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट घटनाएं हो रही हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। और देखें तो जो लोग वर्किंग हैं तो जॉब या उनके वर्क प्रोफाइल से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इवन ऐसा देखा गया है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका तो इंटरव्यू काफ़ी तो केवल उनके वर्क प्रोफाइल पे ही होता है, फिर वहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या दूसरी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। वर्किंग लोगों के लिए तो ज़्यादातर वो वर्क प्रोफाइल से जुड़े क्वेश्चन ही ज़्यादा हो जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप जिले के एसडीएम है, डीएम है, बाढ़ आ गई है या लोग परेशान हो रहे हैं या आपदा आ गई है, कैसे आप निपटेंगे? आपका उच्च अधिकारी घूस खा रहा है, आप पे दबाव बना रहा है घूस खाने के लिए, आप क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, हाँ आ रही है जी। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट देखें तो फिर वही बिहार स्पेशल भी पूछा जाना है। हम बिहार स्टेट का इंटरव्यू देंगे तो बिहार से जुड़ी सारी जानकारियां होना जरूरी है, वो भूगोल हो, वो अर्थव्यवस्था हो, वो राज्य व्यवस्था हो बिहार की जो भी। तो जितना मुझे लगा कि ये 8 कैटेगरी
जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है इंटरव्यू में। अब जितना इनको आप तैयार कर पाएं, जितना बेहतर तरीके से तैयार कर पाएं, अपना बेस्ट देना आपका काम है। उसके बाद तो लास्ट यही है कि विकिपीडिया नहीं हो सकते आप, हर प्रश्न का जवाब दे पाएं आप, भाई ना ही अपेक्षा की जाती है ना संभव है, लेकिन अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करें। इसी बात को देखिए, थोड़ा सा मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, हमेशा से मैं बताता हूं कि इंटरव्यू का सिलेबस क्या है। ये बिल्कुल मेरे अनुसार मैंने यहां कि मेरे अनुसार इंटरव्यू का सिलेबस क्या होता है। कोई सिलेबस नहीं है वैसे तो, भाई प्रीलिम्स का फिक्स सिलेबस है, मेंस का फिक्स सिलेबस है, इंटरव्यू का क्या सिलेबस है, कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इंटरव्यू का सिलेबस बस ये है कि हाँ, मैंने बताने की समझाने की कोशिश करता हूं मैं इंटरव्यू का सिलेबस। वो जो 8 कैटेगरी मैंने बताई, किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वहां से, थोड़ा सा दूसरे रूप में बात है ये कि इंटरव्यू का सिलेबस ये है कि एक सर्किल बनाए, सर्किल के सेंटर में अपने आप को रखें। तो देखिए मैंने वही किया है कि यू सबसे बीच में, सर्किल के सेंटर में आप हैं। अपने आप से आप तैयारी की शुरुआत करें। अपने आप से तैयारी की शुरुआत का मतलब कि सबसे पहले आप अपने बारे में जानें। सबसे पहले आप अपने आप के बारे में जानें, मतलब वही बायोडेटा हो गया एक तरह से। अब वहां चूंकि बायोडेटा नहीं होना है बीपीएससी में, लेकिन एक ओवरऑल सिलेबस की बात की जाए तो ये, अब अपने आप के बारे में जानें तो अपनी हॉबी क्या है आपकी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, उन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। हमेशा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मान लीजिए क्या मेरा नाम अतुल लोहिया है। अब अतुल लोहिया जब आप नाम सुनते हैं तो लोहिया सरनेम से क्या आपके दिमाग में आता है तुरंत? राम मनोहर लोहिया आता है दिमाग में कि नहीं आता? राम मनोहर लोहिया। तो मान लीजिए अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो संभावना है इस बात की कि नहीं है कि मुझसे राम मनोहर लोहिया पे वो कुछ पूछ लें, लोहिया जैसी वो देखें सरनेम तो। और अगर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री हो तो और ज्यादा संभावना है कि वो मुझसे पूछें। तो उस लोहिया सरनेम से एक यह उम्मीद की जाती है हमसे कि हमें राम मनोहर लोहिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हुआ ऐसा कई बार, तो मुझसे ये प्रश्न पूछेगा इंटरव्यू जब मैंने दिया कि क्या आप राम मनोहर लोहिया के कोई रिश्तेदार हैं? अतुल लोहिया बड़ा यूनिक सरनेम है लोहिया, और वो पूरे देश में आप देखें तो वो राम मनोहर लोहिया ही एक बहुत प्रसिद्ध शख्सियत हुए हैं जिनका सरनेम भी लोहिया था। तो कई बार तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि आप राम मनोहर लोहिया के रिश्तेदार हैं। लोहिया सरनेम का मतलब क्या है? लोहा बेचते हैं, लोहे का सामान बेचते हैं, इसलिए लोहिया या जो भी। ठीक, जो सामान्य समझ, जनरल इंटरेस्ट की जो बात हो रही है, सामान्य रुचि की, कि कैसे हमें अपने आप को जानना है, अपने बारे में जानना है हमें, तो उसमें हमने कहा हमारी जो हॉबी है, हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमारा जो ऑप्शनल है, हमसे जुड़ी जो बातें हैं, सबसे पहले तो उनको जाने हम, और बस सर्किल को बड़ा करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अपने बारे में जाने, फिर अपनी फैमिली, अपने परिवार के बारे में जाने, उसके बाद अपने समाज, सोसाइटी के बारे में जाने, अपने गांव शहर के बारे में जाने, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाने। अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आप अपने गांव की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए, आप अपने जिले की 2-3 प्रमुख समस्याएं बताइए। आपको आपके जिले में कलेक्टर बना दें, डिप्टी कलेक्टर बना दें, आप कैसे उन समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या आपके पास विजन है, क्या आइडिया है आपके पास, क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास उन समस्याओं के समाधान का? तो हमें अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में जानना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है, उसका भूगोल क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, समस्याएं क्या हैं,
शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, अपने राज्य के बारे में जानना है, अपने देश के बारे में जानना है और पूरी दुनिया के बारे में जानना है। तो ये एक लाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि ये सिलेबस है इंटरव्यू का, पर्सनालिटी टेस्ट का सिलेबस। बस 6 शब्दों में पूरा सिलेबस सिमटा है कि एक सर्किल के सेंटर में अपने आप को रखना है, सर्किल को बड़ा करते जाना है और तैयारी करते जाना है। अब जितना तैयारी आप कर पाए कर लें, बस बार बार मैं कह रहा हूं कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जितना आपके हाथ में है वो करें आप, बाकी फिर जो आपके हाथ में नहीं है वो जिसके हाथ में उसके ऊपर छोड़ दें, लेकिन जो आपके हाथ में है एटलीस्ट वो करें। तो ये बस एक छोटा सा सिलेबस होता है इंटरव्यू का। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी ओवरऑल जो थी डिस्कशन, जो मेरे जो अनुभव भी थे इस 20-25 दिन के। लगभग आप में से ज़्यादातर लोगों के मॉक तो मैंने ही किए। 3-4 दिन ऐसा हुआ कि जब दूसरा बोर्ड बैठा जिसमें मैं नहीं था, अदरवाइज तो एक बोर्ड में तो फर्स्ट डे से मैं हूँ ही, तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ये सब चर्चाएं करूं आपसे ओवरऑल, जो काफ़ी मदद कर पाए आपको। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप लोग सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज। मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उससे जुड़े हुए एरियाज क्या हैं, उससे जुड़े हुए किस तरह के प्रश्न बनते हैं, और दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज हैं, क्या इशूज चल रहे हैं वर्तमान समय में, उनसे जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं ऐसी बातें कुछ आपसे कर लूं जो सबके लिए मददगार हों, और ऐसे टॉपिक जो स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं वो फिर मैं किसी और दिन कर लूँगा, ताकि आज अब जितने लोग जुड़े हैं सबको कुछ फ़ायदा हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। थोड़ा सा छोटा इसको कर दीजिए, थोड़ा छोटा कैसे होगा ये, हाँ बस ठीक। तो ये क्वेश्चनायर एक मैंने तैयार किया है। पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन इसमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए ही नहीं बल्कि आप सबके लिए जरूरी है। आज मैं वैसी चीज़ों पे कुछ बात कर लेता हूं जो आप सबके लिए जरूरी हैं, और जो स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो जिनका ऑप्शनल है बस उनको ज़रूरत है, उनकी बात फिर मैं किसी और क्लास में कर लूँगा। कई बार बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। 15-17 मिनट का इंटरव्यू है, बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको कवर करने की कोशिश की जाती है। कौन कौन से सेक्शन बताए मैंने आपको, तो बहुत डिटेल डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती। वो बताया जा रहा है कि ऑलरेडी मेंस में हो गया है काम। यहाँ लिखा है कि आपकी जो स्पष्ट और तर्क संगत अभिव्यक्ति का गुण है उसकी जांच की जाती है। तो आपसे अक्सर अपेक्षा की जाती है कि आप टू द पॉइंट 1 लाइन 2 लाइन में जवाब दें। बहुत सारे प्रश्न भी उस तरह के पूछे जाते हैं कि बस 1 लाइन 2 लाइन में जवाब देना होता है। डिटेल तो भाई आपने मेंस पास किया है तो नेचुरल सी बात है कि आप
बाकी की तुलना में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तभी आपने मेंस पास किया है, तो अपेक्षा तो यही की जाती है कि आपको अपने ऑप्शनल की पूरी जानकारी है, कुछ भी पूछा जाए तो आप जवाब देंगे। लेकिन फिर भी कई एरिया ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। राज्य क्या है, व्हाट इज द स्टेट, एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके लिए है। मैंने कहा अभी मैं आज उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करूंगा आपसे जो आप सबके लिए जरूरी हैं, वो पबैड वालों के लिए भी और